नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 45। यह कार्यपत्रक 16 अक्टूबर 2020 के लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रक। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार हम पिछले कुछ वर्कशीट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहले हमने पढ़ा था अलंकार क्या होता है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और एक प्रकार के अलंकार के बारे में पढ़ा था। अब हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हमने जाना था अलंकार क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अलंकार का अर्थ होता है गहना या जेवर। जैसे कोई स्त्री होती है वो सुंदर है, परंतु जब उसको हम गहना या जेवर पहना देते हैं तो वो और सुंदर लगने लगती है, उसकी सुंदरता जो होती है वो अलंकृत हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जो कविताएं होती हैं उनको शब्दों के अलंकार से सजाया जाता है और कविता और ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षित बन जाती है। तो इसी तरीके से कविताओं को सजाने का जो तरीका होता है वो होता है अलंकार। अलंकार के माध्यम से कविताओं को सजाकर बहुत ही सुंदर बना दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पिछले कार्यपत्रक में आप समझ चुके होंगे कि अलंकार कविता का ऐसा साधन है जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है, अर्थात सौंदर्य में वृद्धि, यानी कि सुंदरता को बढ़ा देता है, सौंदर्य में वृद्धि करता है। यानी कि अलंकार जो है वो कविताओं को बेहद सुंदर और आकर्षित बना देता है। तो अलंकार है क्या एक्चुअल में? अलंकार कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग है, कुछ ऐसे शब्दों को इस तरीके से प्रयोग किया जाता है कि जो हमारी कविता होती है वो और आकर्षित लगने लगती है। इसके 3 भेद शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार में से शब्द अलंकार का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि ये 3 अलंकार होते हैं और इसमें से शब्द अलंकार के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अर्थ अलंकार के मुख्य भेदों को जानेंगे, यानी कि आज हम अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह अलंकार अर्थ पर आधारित है। अर्थ पर आधारित है किस तरीके से? अर्थ अलंकार में शब्द बदल लेने पर भी अलंकृत या सुंदरता, चमत्कार नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें सुंदरता अर्थ के कारण होती है। अर्थ के कारण का अर्थ क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए, जब शब्द अलंकार में क्या होता है कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि उन शब्दों से कविता बहुत ही सुंदर और आकर्षित लगती है, अलंकृत हो जाती है। परंतु अगर उन शब्द को बदल दिया जाए, चाहे उनका अर्थ वही रहे, लेकिन उसको शब्द को बदलते ही कविता जो है वो बेकार हो जाती है, उसका वो अर्थहीन लगने लगती है। कैसे? जैसे कि बादल और मेघ, दोनों का मतलब बादल ही होता है, बादल का मतलब भी वही है, मेघ का मतलब भी वही है। पर शब्द अलंकार में बादल अगर शब्द लिखा गया है तो मेघ अगर आपने लिख दिया, अर्थ तो दोनों का सेम है, लेकिन मेघ लिखने पे वो कविता गलत हो गई और बादल लिखने पे सही हो गई। तो ये शब्द अलंकार होते हैं। जबकि अर्थ अलंकार में होता है शब्द आप चाहे कोई भी रख दो, अर्थ उसका सेम होना चाहिए, तो कविता में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी चाहे बादल लिख दो, चाहे मेघ लिख दो, चाहे घन लिख दो, मीनिंग उसका एक ही है। इस कारण से आप शब्द को बदल दो, उससे कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। तो अर्थ अलंकार को आज हम पढ़ेंगे। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थ अलंकार कहते हैं। ये अर्थ अलंकार की डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन है ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखी हुई है। ये अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थ अलंकार हैं। जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है वे अर्थ अलंकार कहलाते हैं। इसके प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। तो अब हम अर्थ अलंकार के भेद पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने शब्द अलंकार के बारे में पढ़ा था, अब हम अर्थ अलंकार के भेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थ अलंकार के भेद। इसका पहला भेद है उपमा अलंकार। दिख रहा होगा आपको बहुत बड़ा बड़ा ये उपमा अलंकार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा 2 शब्दों से बना है, उप प्लस मा। उप का अर्थ है समीप से यानी पास से, और मा का तौलना या देखना। इसमें गुणों की समीपता समानता के आधार पर 2 वस्तुओं को देखना या तुलना की जाती है, इसलिए उपमा शब्द का अर्थ होगा तुलना। जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, 2 भिन्न मतलब 2 अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना
दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय क्या होता है? उपमेय मतलब होता है कि जिस चीज की तुलना की जा रही है, और उपमान जिस चीज से तुलना की जा रही है। वाचक शब्द जिन शब्दों के माध्यम से तुलना की जा रही है। और साधारण धर्म, साधारण धर्म किस कारण से, जो कारण है उसको साधारण धर्म कहते हैं इसमें, कि वो क्या कारण है कि ये तुलना करनी पड़ रही है। जैसे कि कभी हम सुंदरता किसी की इतनी ज़्यादा देख लेते हैं कि हमें तुलना करनी पड़ती है, तो साधारण धर्म क्या हो गया? सुंदरता हो गई। कभी कोई चीज़ इतनी बेकार लगती है कि हमें उसे किसी और चीज़ से तुलना करनी पड़ती है, तो वो उसका साधारण धर्म हो गया। तो उपमा अलंकार ये है। चलिए इसके पार्ट्स को देख लेते हैं कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म क्या है। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले जान लेते हैं उपमेय क्या होता है। जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है, क्या बोला गया है? जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसकी समानता दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे, यानी कि जिस चीज की तुलना हम यहाँ करते हैं उसे उपमेय कहते हैं। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे राधा का जो मुख है, चेहरा है, उसको बताया है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो तुलना किसकी की जा रही है? राधा की जा रही है। किस से की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। और किस चीज की तुलना की जा रही है? राधा के मुख की तुलना की जा रही है। तो वाक्य में मुख यानी चेहरे की चंद्रमा से समानता बताई गई है, अतः मुख उपमेय है। यानी कि मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा से। चंद्रमा गोल होता है ना, छोटा सा, और मुख भी हमारा गोल होता है लगभग लगभग, इसीलिए बोला गया है कि मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा से। तो मुख यहाँ पे क्या हो गया? उपमेय हो गया। आगे देखते हैं, जिससे उपमा दी जाए, अर्थात उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे उपमान कहते हैं। यानी कि जिस चीज से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, जिसमें मुख की समानता चंद्रमा से की गई है, अतः चंद्रमा उपमान है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि चंद्रमा क्या है? उपमान है। यहाँ पे हमने पढ़ा उपमेय क्या है, और यहाँ हमने जाना उपमान क्या है। आगे देख लेते हैं उपमेय उपमान पढ़ने के बाद कि साधारण धर्म क्या होता है। तो ये है हमारा साधारण धर्म, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे ऊपर उदाहरण में सुंदरता के लिए उपमा दी जा रही है, इसलिए सुंदरता साधारण धर्म है। तो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि साधारण धर्म क्या होता है, कि जिस कारण से सुंदरता की तारीफ, मतलब जिस कारण से उपमा की जा रही है, जिस कारण से किसी चीज की दूसरी चीज से तुलना की जा रही है, वो कारण जो होता है वो साधारण धर्म होता है। तो यहाँ पे सुंदरता है, कारण है। सुंदरता के कारण एक चीज को दूसरी चीज से तुलना की जा रही है, तो इसलिए सुंदरता यहाँ का साधारण धर्म हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है ये पार्ट पढ़ेंगे अब हम कि जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। तो वाचक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे आपने देखा, उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर उदाहरण में मुख और चंद्रमा की तुलना समान शब्द द्वारा की गई है, यह समान शब्द ही वाचक शब्द है। सी, सम, सरिस, सदृश आदि शब्द भी उपमा के वाचक होते हैं। काव्य पंक्तियों में ऐसे शब्दों के प्रयोग को देखकर उपमा अलंकार को पहचाना जाता है। यानी जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, स, सम, सरिस, सदृश, तो वहां पे उपमा अलंकार को आसानी से पहचाना जाता है। तो यानी कि ये हो गए जिन शब्दों के माध्यम से उपमा की जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। अब हम जानेंगे इसके उदाहरण। मैंने उदाहरण पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि इस तरीके से जब आपने इसके पार्ट्स को समझ लिया तो उदाहरण आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पर हृदय का सागर से और मन की पहाड़ से उपमा या तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार का उदाहरण क्या है? सागर सा गंभीर हृदय हो। जो सागर है वो बहुत गहरा, बहुत विशाल होता है, ऐसे ही जो मनुष्य का हृदय होता है माना जाता है वो बहुत ही विशाल होता है। गिरी सा ऊंचा जिसका मन,
गिरी मतलब होता है पर्वत, और पर्वत के समान हमारा जो मन होता है वो पर्वत के समान ऊंचा होता है, कभी भी कहीं भी बैठ जाता है, कभी भी कहीं चला जाता है। जैसे आपने देखा अभी आप यहाँ हैं पढ़ रहे हैं और क्या पता आपका मन कहीं और चला गया हो, तो इसीलिए मन जो होता है उसकी तुलना गिरी यानी पर्वत से की गई है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। चलिए आज हमने एक अलंकार के बारे में पढ़ लिया, अब हम दूसरे अलंकार पर जाते हैं। दूसरा अलंकार है हमारा रूपक अलंकार। तो अब हम रूपक अलंकार को पढ़ लेते हैं। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तो वह रूपक अलंकार कहलाता है। तो रूपक अलंकार की डेफिनेशन आपने देख ली कि रूपक अलंकार क्या होता है कि जहाँ पे उपमेय और उपमा एक समान दिखने लगते हैं, इस कारण यहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम और रतन यानी कि राम को जो है, राम क्या है, वो रतन समान है, मतलब राम जो है वो क्या है, वो उनको पाकर वो कह रही हैं कि राम को मैंने पा लिया है तो संपूर्ण धन संपत्ति को प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए राम उपमेय पर रतन धन उपमान का आरोप है। वे दोनों ही अभिन्नता है एवं दोनों में अभिन्नता है। इस तरह एक अन्य उदाहरण है, जैसे एक दूसरा उदाहरण आपको दिया है। शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। क्या बोला है? शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। ठीक है, आंचल में दीप छिपाए मतलब शशि क्या होता है? चंद्रमा। मुख पर घूंघट डाले यानी कि जो चेहरा है, फेस है, वो कैसा है? शशि यानी कि चंद्रमा के समान सुंदर है, और उसके ऊपर क्या डाला गया है? घूंघट। ऐसा लग रहा है चंद्रमा के ऊपर घूंघट डाल दिया है। आंचल में दीप छुपाए, जैसे दीप मतलब जो दिया होता है उससे रोशनी होती है, और रोशनी ऐसा लगता है आंचल में छुपा रखी है, यानी खूबसूरती को आंचल में छुपाया जा रहा है। चंद्रमा के समान जो मुख है उसको अंदर छुपाया जा रहा है घूंघट के द्वारा। तो ये है रूपक अलंकार। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत ही इंटरेस्टिंग अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए शुरू करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है अनुमान, अर्थात किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। यह संदेह और निश्चय के बीच की स्थिति होती है। संदेह क्या होता है? जब आपको शक होता है किसी चीज़ पर, और निश्चय जब आपको कंफर्म हो जाता है। तो शक और कंफर्म के बीच में जो समय टाइम होता है उसी को उत्प्रेक्षा बोलते हैं। उसी को उत्प्रेक्षा कैसे बोला जाता है आगे देख लेते हैं। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान होने का अनुमान किया जाए, यानी उपमेय में ही उपमान होने का अनुमान किया जाए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? संभावना हो तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पंक्ति में मनु जनु जनहु जानो मानहु मानो निश्चय इव ज्यों आदि वाचक शब्द आते हैं, यानी ये वाचक शब्द हैं जिसका प्रयोग अक्सर करके उत्प्रेक्षा अलंकार में किया जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कि कौन कौन से शब्द है? मनु जनु जनहु जानो मानहु मानो निश्चय एव ज्यों आदि। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उस वक्त मारे क्रोध के, उस वक्त यानी उस समय, मारे क्रोध के गुस्से में, के तनु, तनु मतलब शरीर, कांपने लगा लगा। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी कि गुस्से में उनका शरीर ऐसे कांपने लगा। जरूरत से ज्यादा इंसान को गुस्सा आता है तो शरीर कांपने लगता है ना, तो इसलिए बोला गया है कि उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। गुस्से में उनका शरीर ऐसे कांपने लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जैसे कि बहुत तेज हवा चलने से सागर यानी समुद्र जग गया। उस सागर कैसा होता है? बिल्कुल शांत होता है, आराम से रहता है, उसका पानी जो होता है वो बैठा हुआ होता है। पर जब बहुत तेज तूफान चलती है या हवा चलती है तो सागर की लहरें बहुत ऊपर ऊपर उठने लगती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही कहा जा रहा है कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। बोला है ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो यहाँ पे बोला गया है, दो उदाहरण आपको दिए गए हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ लिया है हमने, उपमा अलंकार पढ़ लिया है हमने, अब हम पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण का नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे निर्जीव वस्तुओं की सजीव वस्तुओं से
तुलना की जा रही हो या निर्जीव वस्तुओं को मानव के समान समझा जा रहा हो और फिर उसके बारे में बात कही जा रही हो तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जहां मानव पर अचेतन में चेतन का आरोप होता है, निर्जीव को सजीव की तरह दिखाया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप होता है। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। इस काव्य पंक्ति में प्रातः काल यानी सुबह 5 या 6 बजे का जो समय होता है उसे बताया जा रहा है। प्रातः काल को मानवीय रूप स्त्री या नायिका की तरह दिखाया गया है, इसलिए यहाँ मानवीयकरण अलंकार है। यानी कि जो सुबह का समय होता है वो बहुत कैसा होता है, चारों तरफ चिड़ियाँ चहचहाती हैं, वातावरण बिल्कुल शुद्ध और पवित्र सा महसूस होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर सुबह को जो सुबह होती है, सुबह की तुलना किससे की गई, एक स्त्री से की गई है, एक सुंदर लड़की से की गई है। तो इसलिए यहाँ मानवीयकरण अलंकार है, जहाँ पर हम किसी निर्जीव वस्तु को सजीव से तुलना करते हैं। इसके आपने बहुत से उदाहरण देखे होंगे, बहुत सारी कविताएं आपने पढ़ी होंगी कि कभी सरसों के खेत को स्त्री माना जा रहा है, कभी रात को माना जा रहा है, कभी चंद्रमा को माना जा रहा है। तो इस तरीके से मानवीयकरण अलंकार होता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट अलंकार हम पढ़ लेते हैं। अतिशोक्ति अलंकार कौन सा है, अतिशोक्ति अलंकार। तो ये है हमारा अतिशोक्ति अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोग समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, अधिक बड़ाई की जाए, उसे अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशोक्ति का मतलब होता है जहां किसी चीज की इतनी बढ़ चढ़कर तारीफ की जाए कि जो संभव ही ना हो, उसे अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। इसके तो आपने बहुत उदाहरण देखे होंगे, अपने जीवन में ही बहुत सारे अतिशोक्ति के उदाहरण आपने देखे होंगे। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। इस पंक्ति में राजा राम के नगर साकेत के वैभव और विशालता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह इतनी ऊंची है कि गगन को छू रही है। बहुत बढ़ा चढ़ाकर अतिशय वर्णन किए जाने के कारण अतिशोक्ति अलंकार है। तो ये हैं हमारे आज के सभी अलंकार जो हमने पढ़ लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं, इनके क्वेश्चंस देखते हैं कि आज हमसे क्या क्या पूछा गया है। आज हमसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो पूछा गया है कि कौन सा अलंकार, हमें इसमें बताना है कि इन पंक्तियों में कौन कौन सा अलंकार है। नंबर 1, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। नंबर 2, नाची अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर। नंबर 3, चरण कमल बंदो हरिराई। नंबर 4, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। और नंबर 5, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में बोला गया है सुमेलित कीजिए। सुमेलित का अर्थ क्या होता है, मिलान कीजिए, यानी कि आपको मिलान करना होता है। आपको एक तरफ कुछ क्वेश्चन दिए गए होते हैं, सामने उनके आंसर्स हैं, वो ऊपर नीचे होते हैं, आपको करेक्ट आंसर को सामने सामने लिखना है। तो हमारा प्रश्न है, फूल हंसे कलियां मुस्काई, उसका मुख मानो चंद्रमा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पीपर पात सरस मन डोला, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। और सामने इसके उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति, उपमा, रूपक अलंकार, मानवीयकरण अलंकार। तो आपको इसमें मिलान करना है कि कौन सा किसका आंसर है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के तीसरे प्रश्न की। हमसे तीसरा प्रश्न पूछा गया है, पांचों अलंकारों के एक एक उदाहरण अपने काव्य में से छांट कर लिखिए। तो आपको सभी पांचों अलंकारों के एक एक उदाहरण देने हैं। और हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, आप कोई ऐसी कविता बनाइए, आपको खुद से बनानी है जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हो। यानी कि एक कविता आपको खुद की बनाई हुई ऐसी लिखनी है जिसमें 2 अलंकारों का प्रयोग कम से कम किया गया हो। तो ये हैं हमारे आज के सभी अलंकार जो कि हमने पढ़ लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं इनके उत्तर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। उत्तर है,
मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं, इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। दूसरा है नाच अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है विभावना अलंकार। नंबर 3 चरण कमल बंदो हर राई, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीर को में गोल नीलम है जड़े, तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग, तो इसमें है अतिशोक्ति अलंकार। तो ये है हमारे आज के प्रथम प्रश्न के सभी उत्तर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। आज का दूसरा प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए का अर्थ होता है मिलान कीजिए, आपको मिलाना है। सु मतलब सही अर्थ से मेल करना है। तो प्रथम प्रश्न है, यहाँ पे करना एक्चुअल में मैचिंग है और मैंने इसको आंसर की फॉर्म में लिखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप इसको सुमेलित यानी कि आप इसको मैच द कॉलम की फॉर्म में कर सकते हैं। प्रथम प्रश्न है फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है क्योंकि फूल जो है वो हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। फूल और कलियां हंसते और मुस्कुराते नहीं है, ये तो मनुष्य के लक्षण है, इसलिए इसे मानवीकरण अलंकार कहा जाएगा। उसका दुख मानो चंद्रमा है, उसने बोला सॉरी उसका मुख मानो चंद्रमा है, तो यहाँ पे मुख की जो तुलना है वो चंद्रमा से की जा रही है कि मुख जो है वो बिल्कुल चंद्रमा के समान है, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी कि राम नाम का जो रतन है वो मैंने पा लिया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। पीपर पात सरस मन डोला, तो यहाँ उपमा अलंकार है क्योंकि पीपल के जब हवा चलती है तो पीपल के पत्ते जो होते हैं आपस में आवाज के साथ बजते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही मेरा मन डोल रहा है ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ उपमा अलंकार है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, यानी कि राणा अभी सोच ही रहे थे इस पार कि चेतक उस पार पहुंच भी गया, इसलिए अतिशोक्ति अलंकार है। यहाँ पे बढ़ चढ़ के तारीफ की गई है। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। पांचों अलंकारों में एक एक उदाहरण अपने काव्य खंड से छांट कर लिखिए, तो आपको पांचों अलंकारों के उदाहरण देखने हैं। तो प्रथम उदाहरण है कर कमल सा कोमल है, उपमा अलंकार। कर मीन्स होते हैं हाथ और कोमल मीन्स होता है नाजुक, तो जो हाथ है वो बिल्कुल कोमल के समान नाजुक है, तो यानी हाथ की तुलना की जा रही है कोमल से, इसलिए सॉरी कमल से, इसलिए उपमा अलंकार। दूसरा है ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखते हैं गोपी पद पंकज पावन की रज, जामे सिर भीजे, तो यहाँ पर है रूपक अलंकार। अगला देखते हैं भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत नटारा। भूप मीन्स राजा होता है, कहा गया है 10,000 राजा एक ही धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं पर वो उसको हिला भी नहीं पाते, तो क्या संभव है कि 10,000 व्यक्ति किसी एक काम को करें और वो काम ना हो पाए, तो इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, यहाँ पर मानों की तुलना की जा रही है। प्रश्न नंबर 4 जो कि बहुत ही मजेदार है, आप कोई ऐसी कविता बनाइए जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हो। आपको एक ऐसी कविता स्वयं की बनानी है, किसी और की कविता नहीं लिखनी है, जिसमें कम से कम 2 अलंकार आते हो। तो ये हमारा है, मैंने एक कविता बनाई है, मैंने नीचे लिखा है स्वरचित कविता। तो स्वरचित कविता की यानी महिमा या मेरा नाम है और मेरे द्वारा रचित मैंने एक छोटी सी अपनी कविता की पंक्तियां लिखी हैं जो मैंने खुद से लिखी है अपनी कविता। वह घर आई ऐसे मानो घर आई हो स्वयं श्री, वह घर आई ऐसे यानी वह घर पर ऐसे आई है मानो घर आई हो स्वयं श्री। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, जैसे कि मानो स्वयं लक्ष्मी ही घर पर आ गई हो। उसका मुख गुलाब सा कोमल, यानी उसका जो मुख है, चेहरा है, वो कैसा है? गुलाब जैसा कोमल है, नाजुक है। लगती वह नीर सी निश्चल, कैसी लगती है वो? नीर सी निश्चल, नीर होता है जल यानी पानी, तो जब आपने देखा नदियों में पानी बहता है तो कितना स्वच्छ पवित्र सा लगता है, तो जल के समान वो कैसी है? निश्चल है। खुशियों की वह है बौछार,
नन्ही परी है वह मेरा घर बार। कि वो जब आई है तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल गई हैं। जैसे बारिश आती है ना तो चारों तरफ खुशी फैल जाती है, ऐसे ही ऐसा लगता है चारों तरफ खुशियां फैल गई हैं। वो नन्ही परी जो है वही मेरा घर बार है। तो एक छोटी सी बच्ची का जन्म होता है, उस पर आधारित मैंने ये बहुत ही प्यारी कविता लिखी थी। उसकी कुछ पंक्तियां मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं, क्योंकि इन पंक्तियों में अलंकार आ रहे थे और आपको स्वरचित यानी स्वयं की रचित कविता चाहिए। आप याद रखना, कभी भी आपसे कहीं भी पूछा जाए स्वरचित लिखने के लिए कोई भी चीज़, तो आप कभी भी कहीं से कॉपी करके नहीं लिख सकते हैं। गूगल से या कहीं से भी आप कॉपी करें और उसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसकी मतलब ये एक इल्लीगल, गैर कानूनी हो जाता है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो ये मेरी लिखी हुई कविता है, आप मेरी लिखी हुई कविता नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आपको मन में इससे अच्छी कविता आ रही है तो आप अपनी कविता भी लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपको ये बड़ी सी कविता, इसकी कुछ पंक्तियां मैंने लिख के दी हैं आपको, जो कि मेरी अपनी है। हाँ, तो यदि आपको मेरे आंसर्स पसंद आए हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा चैनल टेलीग्राम पर ये है। टेलीग्राम पे हमारे चैनल का नाम है मुदिता IAS वॉरियर्स। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके हमारे चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हमारे सभी वर्कशीट के आंसर्स रिटन फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों की शिकायतें ये रहती हैं कि मैम हम आपका चैनल सर्च करते हैं पर हमें मिलता नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि आप कभी भी हमारी किसी भी वीडियो को सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना क्लास डालना है, उसके बाद आपको वर्कशीट और सब्जेक्ट डालना है। सबसे पहले आपको क्लास डालना है। अगर आप क्लास 9th की वर्कशीट सर्च करें तो आपको डालना है क्लास 9 वर्कशीट 45 हिंदी। अगर क्लास 10th की डाल रहे हैं तो आपको लिखना है क्लास 10 वर्कशीट 45 हिंदी। तो आपको ये याद रखना है, क्लास सबसे पहले डालना है। अगर आप क्लास पहले डालेंगे और वर्कशीट बाद में डालेंगे तो आपको हमारी वीडियो बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और दूसरी बात ये, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हम आपको कमेंट करते हैं पर आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो बेटा, अगर हमारे पास कोई भी कमेंट आता है तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर करते हैं। यदि हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो भी हम थोड़ा लेट रिप्लाई करते हैं, पर रिप्लाई करते ज़रूर हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमें कमेंट करते हैं पर उनके कमेंट स्पैम बॉक्स में चले जाते हैं और हमारे तक पहुंचते ही नहीं है, इसलिए हम आपको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो स्पैम बॉक्स में क्यों जाता है? अगर आपने वीडियो को प्ले किया और प्ले करने के साथ या 1 मिनट वीडियो को देखने के बाद आपने कमेंट कर दिया, तो आपका जो कमेंट है वो स्पैम बॉक्स में चला जाएगा, हम तक नहीं पहुंचेगा और इसलिए हम आपको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि वीडियो को कम से कम 3 मिनट तक देखना है, उसके बाद आपको रिप्लाई करना है, ठीक है? अगर 15 मिनट की वीडियो है, आप उसको रन करके भी देखते हो, भगा के भी देखते हो, तो कम से कम 3 मिनट तक वीडियो को आपने देखना है। जब 3 मिनट वीडियो आपके फ़ोन में चल जाएगी, उसके बाद जब आप कमेंट करेंगे तो वो कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट दिखाई देगा, हमारे पास आएगा और हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को मिनिमम 3 मिनट्स तक वॉच करना है, उसके बाद कमेंट करना है, उससे पहले कमेंट नहीं करना है, ताकि हम आपके वीडियो को आपके कमेंट को देख सकें और आपको रिप्लाई कर सकें। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द मिलूंगी अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।